का, और सबका बयान यहाँ छोड़ दीजिए। अगर कोई नरेंद्र मोदी जी बयान देंगे तो उस बयान का महत्व जो है भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता की तुलना में उसको ज्यादा महत्व मिलेगा ना। तो श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग कब तक जाकर महाराष्ट्र में भीख मांगेंगे। अब उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में भीख मांगते हैं? नहीं मांगते। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं भी पिछली 5 पीढ़ियों से महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे परिचितों में कोई भीख नहीं मांगता है। और अगर इस तरह की बात की जाए तो कश्मीर से नेहरू जी का परिवार आया था, तो क्या उत्तर प्रदेश में के लोग कह देंगे कि भीख मांगने आए हैं? अगर कोई रोजी रोटी के लिए कहीं पर किसी ने जो है कि माइग्रेट हुआ है तो भीख मांगने के लिए गया है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग जब स्वयं कांग्रेस के सर्वोच्च नेता करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? और इसी तरह से डीएमके में एक जमाने में पेरियार इसी तरह की बातें करते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पेरियार को जो है उनका मानसिक इलाज कराए जाने की आवश्यकता है। और उन्होंने तब के कामराज से को बाकायदा इस बारे में पत्राचार किया। तो उसी भाषा को आगे बढ़ाकर जब उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि ये टीबी और डेंगू है, फिर उसके बाद जो है उसके आगे बढ़ जाते डी राजा सनातन को एड्स बताने का काम कर देते हैं। फिर जो है अब कहा जा रहा है कि भाई ये तो गौमूत्र वाले प्रदेश हैं। तो बारंबार ये कहने के पीछे उत्तर भारत को अपमानित करने का एक नॉर्थ साउथ डिवाइड का क्या मतलब है? एक भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काशी में तमिल संगम करते हैं। आदरणीय मोदी जी के वक्तव्य में किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी खड़े होते हैं तो तमिल कवियों के तमाम जो है उद्धरणों को उद्धृत करने का कार्य करते हैं। और भारत के लिए साधना भारती की एक बात से मैं सहमत हूं कि भारत की जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम मानती है। तो हम तो समग्र पृथ्वी को जब वसुधा मानते हैं तो हम भारत में उत्तर दक्षिण का डिवाइड हम कैसे मानेंगे और क्यों मानेंगे? कारण क्या है? कौन श्रेष्ठ और कौन कम श्रेष्ठ? और अभी जब रेवंत रेड्डी कहते हैं, रेवंत रेड्डी का बयान आपने सुना, रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहार का डीएनए जो है वो तेलुगु डीएनए की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है, और केसीआर जो है वो बिहार के कुर्मी हैं और यहाँ आए उनका डीएनए ही श्रेष्ठ नहीं है। ये भाव ही क्यों आ सकता है जी? समग्र भारत का, पूर्वोत्तर भारत का डीएनए भी श्रेष्ठ है, पश्चिम भारत का डीएनए भी श्रेष्ठ है, उत्तर का डीएनए भी श्रेष्ठ है, दक्षिण का डीएनए भी श्रेष्ठ है, समग्र मानवता का डीएनए श्रेष्ठ है। क्यों किसी भी के डीएनए को लेकर आप इस तरह की बातें करेंगे? और उस तरह की बातों का बारंबार, और एक बार हो तो कोई बात नहीं है। और जिन तथ्यों को रखा साधना भारती ने, भाई कौन जो है ये स्वीकार करेगा कि दशरथ नंदन नहीं है प्रभु रामचंद्र? और अगर कोई भी इस तरह की बात करता है तो वो निंदनीय बात करता है, उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। नहीं माना जाएगा, स्वीकार है वो। और वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष नहीं, हमारी पार्टी होती तो कार्रवाई के पात्र होते। और इसी तरह से जो है जब नरेश अग्रवाल कब कहे थे, तब वो उस जमाने में आप याद कीजिए कांग्रेस साथ मिलकर सपा जो है 2 लड़कों का जोड़ा बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका बयान इस तरह का नहीं आता है। तो ये क्या कारण है कि सपा में जब भाजपा में होते स्वामी प्रसाद मौर्य, तब वो जो है राम भक्त हो जाते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी में जाते हैं उनको रामचरितमानस में दोष दिखाई देने लगता है, चंद्रशेखर यादव को जो है तत्काल रामचरितमानस में दोष दिखाई देने लगता है। इसका कारण तलाशने की आवश्यकता है कि नहीं है? कार्ति चिदम्बरम का बयान जो है वो कार्ति चिदम्बरम ने बीच के दिनों में समर्थन किया कि नहीं किया उदयनिधि स्टालिन के बयान का? इसी तरह स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका बयान है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर निर्वाचित होकर आ गए तो सनातन की संस्था स्थापित हो जाएगी। सनातन की संस्था स्थापित होने से क्या पीड़ा किसी को हो सकती है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। साधना भारती जी आपका जवाब, फिर मैं सुनील सिंह जी के पास जाऊंगा। जी मैं सबसे पहले तो कहूं कि आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, मैंने किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया, लेकिन मुझे चिचियाना और चेचने जैसे शब्द अच्छे नहीं लगे, मैंने इसीलिए उस पर रिवर्ट किया और आपने अभद्र महिला मुझे कहा। क्योंकि आदरणीय दीपक जी बता चुके, मैं उनकी गोद में खेली हूं और तो मुझे ये मेरे पिता तुल्य हैं। इन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया कि गलत नहीं सुनना और बेटियों का सम्मान होता है हमारे यहाँ। तो वो उसी में मैंने कहा, मैं अभद्र अशिष्ट आपने कहा, उस पर मेरा जो भी रिवर्ट था वो था, मैंने कोई अपमान नहीं किया। मैंने आपको आदरणीय बोला, अब आदरणीय मुझे लगता है अभद्र नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आपने कहा कि आपने संजय निषाद जी की बात पर, पहले प्रवक्ता हैं जिन्होंने जवाब दिया है, तो आपने कहा उनका निंदा की जानी चाहिए। क्या होता है? कीजिए ना बर्खास्त,
क्या ये बहुत छोटी सी बात है कि हमारे भगवान राम जी को की माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठा दिया गया और आप चुपचाप बैठे हैं? और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, आपने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम पर आपने मानी बात, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी, ये देश मानता है, देश का हर बच्चा मानता है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भाजपाई मानते हैं। भाजपाई तो मानते हैं संघदैव कुटुंबकम, यानी बस संघ, हाँ संघ ही हमारा परिवार, और संघ के आगे आपका कोई परिवार नहीं है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरा संसार सुखी रहना चाहिए, आप कहते हैं संघे भवन्तु सुखिनः, बस संघ ही सुखी रहने चाहिए, संघ परिवार के लोग सुखी रहने चाहिए, संघ से जो आएगा बस उसी की बात करेंगे। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं आपको कि हम ये कह रहे हैं, नरेश अग्रवाल जी को आप क्यों नहीं माफी मांग पाते अभी तक? आप भद्रता और अभद्रता की बात करते हो तो सबसे पहले तो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे गए शब्दों पर आपको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा था, एक महिला सांसद की हंसी की तुलना ताड़का और सुपर्णखा से कर दी थी। उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहकर एक मात्र शक्ति को अपमानित किया। उन्होंने एक ब्याता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया। और बंगाल के चुनाव में किस तरह दीदी ओ दीदी चिल्लाया डकराया जा रहा था। तो मुझे लगता है पहले उस पर माफी मांगिए, उसके बाद बाकी बात करेंगे हम। तो पहले अपनी गलतियों पर क्षमा याचना कीजिए और जय सिया राम का नारा लगाइए और उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। दूसरी बात रही कि मैं तो आध्यात्मिक प्रवचन करती रही हूं। आप मुझे अगर अशिष्ट कहेंगे, नॉनवेज से मुझे जोड़ेंगे, मुझे बहुत आपत्ति और रहेगी हमेशा। मैं आध्यात्मिक प्रवचन 2.5 वर्ष की उम्र से कर रही हूं। और जो आपके बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नेता हुए कल्याण सिंह जी, बाबूजी कल्याण सिंह जी की गोदी में खेलने वाली बच्ची हूं मैं। तो मुझसे इस तरह की शब्दावली का प्रयोग, मुझे सख्ती से इनकार है उस चीज से, वो मैं नहीं झेलूंगी। बच्ची हूं लेकिन महिला हूं, नहीं झेलूंगी, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय धीरेन्द्र जी ने अभी बात की, ये एलजेपी के चाचा पार्टी के कि भतीजा पार्टी के, जो भी हैं, खैर दोनों ही एनडी अलायंस में इस समय पर। तो लेकिन मैं ये कहूंगी कि भाई साहब थोड़ा सा पढ़ लेते ईवीएम पे तो ज्यादा अच्छा रहता। डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये किताब भाजपा के नेता जीवीएल जी ने लिखी। लालकृष्ण अडवाणी जी का भी इस पर सहमति थी, उन्होंने ईवीएम पर प्रश्न उठाया, पूरी किताब लिखी हुई है उसमें। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पर भरोसा सबसे पहले भाजपाइयों को नहीं था। और मैं ये कहूंगी, आदरणीय प्रेम जी, मैं ये कहूंगी, देखिए सत्यता प्रमाणित करनी है अगर, तो भाई माता सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी थी, जब सत्य रहते तो अग्नि नहीं जला सकती, कोई चीज नुकसान नहीं कह सकती। मैं तो ये कह रही हूँ कि 2024 का चुनाव बैलेट पेपर पे करा लीजिए, उसके बाद फिर ईवीएम वापस ले लीजिए, चाहे परिणाम जो भी हो। भाई लोकतंत्र पर लूटतंत्र की अगर शंका है तो लोकतंत्र पर लूटतंत्र की शंका को मिटाइए और 2024 का चुनाव बैलेट पेपर पे कराइए और उसके बाद फिर से ईवीएम वापस ले आइए, चाहे परिणाम जो भी हो। लेकिन जो सुई है, जो कि शंका की सुई है, इसका समाधान मैं एक बात कहूंगा, चुनाव को लेकर कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस चुनाव आयोग जाओ। चुनाव आयोग ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई हमको डेमो दिखा दो कि कैसे इनको मैनिपुलेट करा जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई। तो खाली टीवी डिबेट में सवाल उठाने के लिए हमारी एक इतनी बड़ी संस्था जो दुनिया भर को कंसल्टेंसी देती है ईवीएम बनाने में, उस पर इतना इल्जाम मत लगाए साधा जी। और उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। मैं ये कह रही हूँ कि वीवीपैट की पर्चियां गिनवाई जानी चाहिए हर विधानसभा पे, उसका भी तो, ये तो संविधान में है ना, ये तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये तो इसमें तो हम नहीं कह रहे कि गैर संवैधानिक है। भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहाँ से हो जाएंगे चुनाव? डिसाइड कर लीजिए ईवीएम में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीवीपैट की पर्चियां भी नहीं गिनवाई गई, वीवीपैट की पर्चियां भी नहीं गिनवाई गई, तो वो तो जितनी प्रतिशत गिनवाई जानी चाहिए गिनवाई है ना। तो ये क्यों है ऐसा? आप क्यों बौखला जाते हैं? अरे अगर सत्यता है तो प्रमाणित करने में वीवीपैट की पर्ची गिनवाई में मध्य प्रदेश में, लेकिन तेलंगाना में गिनवा दिया आपने, सरकार बना ली। चाचा भतीजा नहीं बचा पाए, चाचा भतीजा और ये टूटने पे भाषण दे रहे हैं। साधना जी, चलिए वीवीपैट की गिनती नहीं कराई गई, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत गई है ना, छत्तीसगढ़ में बीजेपी यहाँ भी जीत गई, तेलंगाना में भी नहीं करवाई गई, तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई। तो ये चमत्कार कैसे हो गया सर? अरे मैं तो कह रही हूँ कहीं चाहे कांग्रेस जीती हो चाहे बीजेपी जीती हो, हर जगह करवाओ ना। वीवीपैट की जो गिनती होनी चाहिए कायदे से, वो क्यों नहीं हुई, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना। और धीरेन्द्र कुमार जी टूटने की जो बात कर रहे हैं, पहले अपनी चाचा भतीजा को तो टूटने से बचा नहीं पाए, ये भाजपा ने
चाचा भतीजा में फूट डाली, बहन बहन में डाली, माँ बेटी में डाली, पहले देश तोड़ने चले थे वोट चुरा दी, अब परिवार तोड़ तोड़ के पार्टियां तोड़ रहे हैं, अपना कुनबा बढ़ाना है, फेविकॉल की तरह सत्ता की कुर्सी आती आनी है। हम कह रहे हैं अगर सनातन सभ्यता संस्कृति संस्कारों को मानते हैं तो सबसे पहले जो बातें मैंने कही, चाहे वो संजय निषाद की घृणात्मक बात हो, चाहे वो नरेश अग्रवाल की बात हो, चाहे महेश शर्मा की बात हो, चाहे किरण रिजिजू की बात हो, चाहे मनोहर पर्रिकर की बात हो, कान पकड़कर माफी। और एक बात और सुन लीजिए, योगी सरकार के मंत्री है सतीश शर्मा जी, उन्होंने बाराबंकी में लोधेश्वर शिवलिंग का हाथ धो लिए थे। इतना बड़ा पाप क्या किया आपने? निकाल दिया, निकाल दिया क्या? उसके लिए माफी मांग लो, हाथ जोड़ के। मैं सुनील सिंह जी का बात चल रहा हूँ। साधना भारती जी, अब खबर सुन भी लीजिए जी। इंडिया अलायंस के बैठक के बाद उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा और उसके बाद